सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक के छठे अध्याय, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में इनकी दो कविताएं, एक तो बसंत आया और दूसरी तोड़ो। बसंत आया कविता में कवि बसंत ऋतु के बारे में बता रहा है। आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव के बजाय कैलेंडर के जैसा हो गया है, क्योंकि जैसे कैलेंडर को हम देखते हैं ना, वे कैलेंडर में तो इस पाठ में आप क्या पढ़ोगे कि कैलेंडर से हमें पता लग रहा है कि बसंत ऋतु आ गई है। तो कवि कह रहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या हो गया है, दूरियां आने लग गई है। इसमें कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। दूसरी कविता है तोड़ो कविता। तोड़ो कविता में कवि प्रकृति से मन की तुलना कर रहा है। मन में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने तथा सृजन हेतु भूमि तैयार करने को कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, पहली कविता है हमारी बसंत आया। बसंत आया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस कविता में कवि ने ये बताया है कि आज का मनुष्य आधुनिक जीवन शैली के कारण, उसकी व्यस्तता के कारण इतना व्यस्त हो गया है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन प्रकृति के परिवर्तन उसे किससे पता चल रहे हैं? कैलेंडर से। तो उसी का वर्णन किया है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कोकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। देखो बच्चों, जैसे बहन दा, दा का मतलब होता है, बहन दा कहती है, दा का मतलब अपने बड़े भाई को पुकारती है, प्रेम से पुकारती है। दादा कहने के बजाय उसे दा। बंगाली भाषा में बड़े भाई का संबोधन जो है, एक बहन उसे दादा कहकर करती है। तो ऐसे किसी बंगले के किसी तरु या अशोक, तरु यानी अशोक का वृक्ष, पर कोई चिड़िया कूकी, कूकी का मतलब कूकना, चिड़िया का चहचहाना, कि जब किसी बंगले पर कोई चिड़िया चहचहाती है तो वो कैसे लगती है? जैसे कि बहन ने अपने भाई को बड़े प्रेम से दादा कहकर पुकारा है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, और वैसे ही जब मैं सड़क पर चल रहा था तो पहले नीचे वाली लाइन का देखो कि ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कि उस सड़क पर क्या था? लाल बजरी थी उसके किनारे पर, और बड़े बड़े जो पेड़ थे, तरुवर मतलब वृक्ष, पेड़, तो पियराए यानी पीले हुए सूखे हुए पत्ते। तो उन पेड़ों से सूखे हुए जो बड़े बड़े पत्ते उस सड़क के किनारे बजरी पर गिर गए, और जब वो मेरे पैरों के तले आए तो वो चुरमुराए यानी उनमें से चरमर की आवाज आने लग गई। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। और ऐसे ही जब मुझे बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु के आने का कैसे पता लग रहा है कि बसंत ऋतु आ गई है? तो बड़े बड़े घर हैं, बंगले बने हुए हैं, उन पर चिड़िया वो चहक रही है, तो वो चिड़िया चहकती हुई ऐसी लगती है जैसे किसी बहन ने अपने भाई को प्रेम से पुकारा हो। और ऐसे ही सड़कों के किनारे उस लाल बजरी पर गिरे हुए वो सूखे हुए पत्ते, और उन पत्तों पर जब कवि कहता है कि हम जब उन पर पांव रखकर चलते हैं तो उनके चरमराने की जो आवाज़ सुनाई देती है, उससे पता लगता है कि बसंत आ गया है। कोई 6 बजे, और सुबह के 6 बजे हैं, और हवा, खिली हुई हवा, पहले नीचे वाले लाइन देखो, खिली हुई हवा आई, कि सुबह 6 बजे जब हवा का झोंका मुझे लगा तो वो हवा ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी गर्म पानी से नहा कर आई हो। फिरकी सी आई, फिरकी सी यानी जो फिरकी हम चलाते हैं ना, छोटा बच्चा होता है जो फिरकी चलाता है, गोल गोल चक्री घूमने वाली जो चक्री होती है, कि उस चक्री के जैसे हवा का झोंका आया हो और चला गया हो। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। ऐसे ही फुटपाथ पर, फुटपाथ होता है बच्चों सड़क के किनारे जो पैदल चलने के लिए जगह बनाई जाती है, उसे कहते हैं फुटपाथ। तो फुटपाथ पर चलते चलते मैंने ये महसूस किया कि बसंत ऋतु आ गई है। क्यों? क्योंकि
आज के समय में व्यक्ति को समय ही नहीं है प्रकृति के बारे में सोचने का। तो जब कवि कह रहा है कि जब मैं प्रातःकाल मेरी छुट्टी थी और छुट्टी के दिन जब मैं प्रातःकाल घर से निकला तो सुबह सुबह जब वो हवा मुझे लगी, ऐसे लगा जैसे वो गर्म पानी से नहा कर आई हो, या फिर फिरकी के जैसे, यानी जो घुमाने वाली चक्री होती है उस चक्री के जैसी वो लग रही हो। और जब वो पत्ते मेरे पैरों के नीचे आए तो मुझे पता लगा कि वसंत ऋतु आ गई है। और यह कैलेंडर से मालूम था। और ये बात मेरे को पता कैसे चली, मतलब कवि कह रहा है कि मुझे पता कैसे चला कि भाई ये बसंत ऋतु आ गई है, तो ये बात मुझे पता चली कैलेंडर से अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। अमुक दिन यानी अमुक दिन अमुक बार, कि उस दिन और उस वार को मदन महीना यानी वसंत ऋतु का महीना, और उस दिन होगी पंचमी यानी उस दिन वसंत पंचमी है और उस दिन मेरे दफ्तर की छुट्टी है। और ये प्रमाण था कि वसंत ऋतु आ गई है। मुझे कैसे पता लगा कि कैलेंडर में जब मैंने ये देखा कि फला फला दिन फला वार को वसंत पंचमी और उस दिन मेरी छुट्टी होगी है, इसलिए अब मुझे पता लगा है कि वसंत ऋतु आ गई है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे। और कविताएं पढ़ी हुई थी, उनसे पता था कि वसंत ऋतु आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, कितना सुरम्य और कितना हरियाली से भर जाता है चारों तरफ का वातावरण। तो दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, ढाक होता है पलाश के वृक्ष होते हैं। पलाश के जो वृक्ष होते हैं उन पर क्या है, जब वसंत ऋतु आती है बच्चों तो उन पर लाल रंग के फूल लग जाते हैं, वो पूरे लाल रंग के फूलों से लद जाते हैं। तो वो पलाश के जो जंगल है यानी पलाश के वृक्षों के जो जंगल है वो वसंत ऋतु में कैसे लग रहे हैं, दहर दहर दहकेंगे, यानी आग की लपटों के जैसे वो दहकने लग जाएंगे, कि जैसे आग से लपटें निकलती है तो वो लाल लाल चारों तरफ चमकने लगती है। ऐसे ही वसंत ऋतु आने पर पलाश के जंगल भी चारों तरफ लालिमा से युक्त हो जाएंगे, आम बोर आवेंगे। और वसंत ऋतु में आम बोरा जाएंगे यानी आम पक जाएंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। और रंग रस गंध से, कि रंग रस और गंध यानी खुशबू से, लदे फदे यानी जो हमारा प्रकृति का वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, हमारे देश के यानी हमारे प्रकृति का जो वातावरण है बसंत ऋतु के आने पर रंग खुशबू और आनंद से सराबोर हो जाएगा। और कैसे लगेगा वो, कि नंदन वन के, इंद्र के नंदन वन की जैसे वो लगने लग जाएगा, यानी जैसे इंद्र का नंदन वन है जो खुशबू से भरा रहता है, वैसा ही वसंत ऋतु आने पर हमारा प्रकृति का वातावरण हो जाता है। मधुमस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। और बसंत ऋतु आने पर मधुमस्त फूलों के रस में मस्त होकर, पिक यानी कोयल, भंवर यानी भंवरा, कि कोयल और जो भंवरे हैं वो अपना अपना कृतित्व यानी अपनी अपनी जो मोर की पिक यानी कोयल और जो भंवरा है वो वसंत ऋतु के आने पर फूलों के रस में मस्त होकर अपना अपना यानी अपने अपना बोल बोल कर अपना अपना कृतित्व अपना अपना अभ्यास करके हमें दिखाएंगे, यानी चारों तरफ कोयल और भंवरों की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। ये तो बात मैं भूल ही गया था कि जब मैं ये तो देखूंगा कि आज का दिन नगण्य दिन कहने का मतलब है बच्चों कि जब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कैलेंडर से पता मुझे चलेगा कि आज के दिन वसंत आ गया है, कि आज मेरी छुट्टी है। और छुट्टी किस बात की है, वसंत पंचमी की छुट्टी है। तो मुझे पता लगा कि वसंत ऋतु आ गई है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनसे मनुष्य को सदैव अवगत रहना चाहिए। आज का जो मनुष्य है उसमें और प्रकृति में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही है। दूसरी कविता है इनकी तोड़ो कविता। तोड़ो ये कविता जो है बच्चों
कविता है। उद्बोधन का मतलब होता है किसी को उत्साहित करने वाली कविता है। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। तोड़ो तोड़ो यानी ये जो ये पत्थर ये चट्टान हैं जो भूमि को बंजर बना रहे हैं, इन सब को तुम तोड़ दो, तभी हमें वास्तविकता में पता चलेगा कि हमारी धरती जो है वो कितनी उपजाऊ है, तभी पता चलेगा। ये झूठे बंधन टूटे, झूठे बंधन टूटने का इस कविता में बच्चों कवि ने जो है प्रकृति की तुलना किससे की है? मन से की है। यानी प्रकृति जो भूमि है, हमारी भूमि है, उस भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, उसमें जो चट्टाने हैं पत्थर हैं उनको हम तोड़ते हैं, उसमें हल जोतते हैं, फिर हम उसमें फसल उगाते हैं। ऐसे ही कवि कहता है कि मनुष्य जो तुम्हारा मन है, उस मन में भी जो तुमने झूठे बंधन यानी कि झूठी समाज की जो कुरीतियों से तुमने अपने आप को जकड़ रखा है, उसको तुम तोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम इसे नहीं तोड़ोगे तब तक जो है तुम जो है अपने आप को समाज से नहीं जोड़ पाओगे। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जैसे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, भाई हम जानते हैं कि हमारी जो धरती माँ है इसकी मिट्टी में क्या है? रस है, यानी मिट्टी में क्या है? उपजाऊपन है, जिससे उगती दूब है। हमारी धरती क्या है? उपजाऊ है, और इसमें हम दूब यानी घास उगाते हैं, इसको हरा भरा करते हैं। वैसे ही हमारे जो मन रूपी मैदान है उनमें भी तुम उनसे ऊब क्यों गए हो? यानी तुम अपने मन से निराश क्यों हो गए हो? अपने मन को इन सामाजिक अंधविश्वासों में, कुरीतियों में तुमने क्यों बांध रखा है? ये भी आधे आधे गाने के जैसा ही है। कहने का मतलब है कि जैसे धरती माता को उर्वर बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए हम पत्थरों को तोड़ते हैं, शिलाओं को तोड़ते हैं, उसके घास को साफ करते हैं, फिर उसमें हम हल जोतते हैं, ऐसे ही हमारे मन में जो ये बुरे अंधविश्वास, बुरी जो कुरीतियां हैं जिनसे हम जकड़े हुए हैं, उनको भी हमें अपने मन से बाहर निकालना है। तोड़ो तोड़ो ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो। कि तोड़ो ऊसर बंजर यानी जो बंजर और अनुपजाऊ भूमि है, इसको तुम तोड़ कर क्या बना दो? उपजाऊ बना दो। चरती परती तोड़ो। चरती परती तुमने बच्चों भूगोल में पढ़ा होगा, भूमि के प्रकार होते हैं। चरती परती भूमि के प्रकार हैं जिनको चरती परती करने का मतलब है कि भूमि को क्या कर देना? उपजाऊ कर देना। चरती परती यानी अनुपजाऊ भूमि है और उसको हमें उपजाऊ करना है। तो चरती परती जो है भूगोल के अंदर बताया जाता है कि भूमि के प्रकार होते हैं, कि इस चरती परती भूमि को तो तुम क्या कर दो? समाप्त कर दो और सब खेत बनाकर छोड़ दो, यानी चारों तरफ हल जोतने, यानी भूमि को क्या कर दो? उपजाऊ कर दो और खेत तुम बना दो। मिट्टी में रस होगा ही जब है पोसेगी बीज को। जब मिट्टी में रस होगा यानी उसमें जब उपजाऊपन आ जाएगा, तभी वह उस बीज का क्या करेगी? जो बीज हम धरती माँ को दे रहे हैं, उस धरती का वो पालन पोषण करे, उस बीज का पालन पोषण करेगी और इस बीज से वो क्या बना देगी? एक नया पेड़, नए पौधे बना देगी। इसलिए तुम भी, हम इसको क्या कर डालें? इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो हमें भी अब अपने ये मन की जो खींच है, यानी हमारे मन में जो हमारे मन को जिन अंधविश्वासों ने, सामाजिक कुरीतियों ने, यानी सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी कुरीतियों ने जिसने हमारे मन को जकड़ रखा है, उनको तुम अपने मन से बाहर निकाल दो। तो कवि जो है बच्चों हमें ये बात समझा रहा है कि जैसे जो बंजर भूमि है उसको भी उपजाऊ बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है और उस पर हल चलाना पड़ता है, पत्थरों को तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही हमारे मन में जो अंधविश्वास, जो बुराइयां, जो कुरीतियां बसी हुई है, जिन नियमों से हम बंधे हुए हैं, यानी ऐसे नियम जो समाज को पीछे लेकर जा रहे हैं, इनसे जब हम जकड़े हुए हैं, इन सब से बाहर निकलने के लिए जैसे धरती माँ पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, ऐसे ही हमें अपने मन पर भी श्रम करना पड़ेगा।